हेलो स्टूडेंट्स, आई अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सेट। अभी तक हम लोगों ने पूरी की पूरी केमिकल बॉन्डिंग आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली है। आपने सारी की सारी थ्योरीज अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स मेरे साथ डिस्कस किए एंड आई होप कि आपने वो सारे एक बार रिवाइज भी कर लिए होंगे। सो लेट्स बिगिन विद अ न्यू पार्ट, दैट इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, विच इज अ पेयर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पेशीज, कि इनमें से कौन सी स्पेशीज है जो कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की है। एंड आई होप कि याद होगा कि पैरामैग्नेटिक का मतलब ही हम क्या कह रहे थे बार बार, जिसके पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यही बात कही थी। और डायमैग्नेटिक हम कह रहे थे जहां पर क्या होते हैं, पेयर्ड अप कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। चलिए अब अगर मैं स्पेशीज को देखूं तो पहला ऑप्शन देखते हैं KO2 एंड NO2। क्या मेंशन है, KO2 एंड NO2। अब मुझे एक चीज बताओ कि इन दोनों स्पेशीज के अंदर क्या O2 माइनस प्रेजेंट है? बिल्कुल आपको दिख रहा है कि अगर मैं दोनों स्पेशीज के अगर फॉर्मुलेशन करूं अलॉन्ग विद द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, यानी कि मैं इनका हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट पे जाती हूँ, इनका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करती हूँ, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ये प्रेजेंट है O2 माइनस एज अ सुपर ऑक्साइड। बिल्कुल है। अब ये प्रेजेंट है तो यहाँ आपको दिख रहा है, इस कॉन्फ़िगरेशन में आते ही इसके पास आ जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और यही आपने कहा कि जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही स्पेशीज क्या कहलाती है, पैरामैग्नेटिक स्पेशीज। तो आंसर आपको फर्स्ट ऑप्शन से ही मिल चुका है। मैं नहीं सोचती कि हमें फर्दर प्रोसीड करना भी चाहिए, फिर भी अगर आपको देखना है आप चेक कर सकते हैं। बात क्लियर है? सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, KO2 एंड NO2। एक्सप्लेनेशन इन फ्रंट ऑफ यू। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आपको बस ना कॉन्सेप्चुअली लिंक करना है हर चीज को। अब मैं आपसे बार बार वही चीज कह रही हूँ कि जितनी भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे उन पॉइंट्स को टू द पॉइंट एक समराइज वे में लिखते जाओ। आप क्या कहोगे, क्या फटाफट से आपने लिंक किया पैरामैग्नेटिक, अच्छा ये रहा चार्ट में, पैरामैग्नेटिक से लेंगे, अरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है, दैट्स इट। डायमैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, VBT, VSEPR, सारी चीज को लिंक करना सीख जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स। अब कल हमने होपफुली कि हमने अभी लास्ट सेशन में, प्रीवियस सेशन में ही आपके साथ हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था बहुत अच्छे से, और वहाँ मैंने आपको बार बार एक ही चीज़ बताई थी कि वहाँ हम क्या करवाते हैं, मिक्सिंग करवाते हैं, किसकी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। होपफुली याद होगा जब मैंने हाइब्रिडाइजेशन बोला था मैंने कहा था मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ढूंढ लो ऑप्शन में ये कहाँ लिखा हुआ है, वही आपका आंसर है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, नो। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मिल गया आपका आंसर। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नो एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्बिटल इज ऑल्सो रॉन्ग। आंसर आपको यहाँ मिल चुका है। अलॉन्ग विद दैट मैं थोड़ा सा इसको और ब्रीफ कर देती हूँ। आपने कहा था जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है तो क्या बनते हैं, न्यू हाइब्रिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्योंकि जरूरी नहीं हर बार क्वेश्चन में आपसे हाइब्रिडाइजेशन के रिस्पेक्ट में यही पूछा जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व क्या होता है, कि ये भी पूछा जा सकता है कि किसका जनरेशन होता है आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। अभी आपको समझ में आ गया, फिर से एक बार मैंने रिवाइज कराया कि एटॉमिक ऑर्बिटल इज सिंपली व्हाट, इट इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड इट जनरेट्स न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर है ये बात? चलिए, और वो न्यू और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी जो जनरेट होते थे वो भी 2 फेजेस में होते थे, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, जिनको आप कैसे डिनोट करते थे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज BMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ABMO। यहाँ आप डिनोशन देते थे सिग्मा और पाई के साथ, यहाँ आप डिनोशन देते थे सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार के साथ। क्लियर है यहाँ तक चीज? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अमंग द इंटरहैलाइड स्पेशीज सी, कौन कौन सी स्पेशीज है, IF2 माइनस, IF3, IF4 माइनस एंड IF7। अब हमें इनका कोरिलेशन देखना है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 to 1 में डील करते जाएं। ऑल आयोडीन सेंटर्स आर ईदर sp3d और sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कह रहे हैं इन चारों मॉलिक्यूल्स के अंदर जो आयोडीन है, जो सेंटर एटम है, सेंट्रल एटम आप जिसको कह रहे हैं, वो या तो sp3d हाइब्रिडाइज्ड होंगे या फिर sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है,
द मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन फ्लोरीन एटम इज 60 डिग्री। ये है बिल्कुल गलत। यहाँ आप कहते हैं क्योंकि आप उनके बॉन्ड एंगल्स भी आइडेंटिफाई कर चुके थे। चलिए मैं एक रिलेट करवाती हूँ। अगर मैं IF2 का रोल लेती हूँ, सी, क्या आप इसको जिनन के कंपाउंड के साथ रिलेट कर सकते हैं, XeF2 के साथ? अगर मैं इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करती हूँ तो आप कहते हैं मुझसे कि मैम इसके पास 3 लोन पेयर्स थे और 2 फ्लोरीन एटम थे। क्या थे? 2 फ्लोरीन एटम थे। अब होपफुली आपको यह भी पता है कि हर फ्लोरीन एटम के पास अभी 6 वेकेंट इलेक्ट्रॉन्स और हैं, और ये रहे आपके लोन पेयर्स। किसके रिस्पेक्ट में मैंने इसको रिलेट किया है? IF2 के रिस्पेक्ट में XeF2 को। और ऐसे ही साथ में आप किसको रिलेट कर सकते हैं? XeF4 को भी मैं ड्रॉ कर सकती हूं। चलिए, क्या कहा मैंने? ये लिया IF2 और ये इधर आपका IF4 माइनस। हम दोनों को रिलेट कर रहे हैं। चलिए, पहले मैं दोनों के एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी आपके सामने। आपने कहा इसके पास हैं 3 लोन पेयर्स, ये लीजिए, और 2 फ्लोरीन, और फ्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, यही कहा। XeF4 का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो कर लेते हैं। ये लीजिए जिनन, और फ्लोरीन कितने जोड़ने हैं आपको? 4, और इसके पास लोन पेयर्स कितने हैं? यहां पर 2 लोन पेयर्स अवेलेबल हैं। सी हैं इसके पास 2 लोन पेयर्स, और सारे फ्लोरीन्स के पास भी आपको इलेक्ट्रॉन्स पता है। चलिए, यहां तक बात ठीक है। अब इस रिस्पेक्ट में अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन चेक करूं तो क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d दिख रही है? बिल्कुल। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में आपको हाइब्रिडाइजेशन दिख रही है sp3d2। क्या यही है? अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि इन इंटरहैलाइड स्पेशीज में हमें रिलेट करना है सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को लेके नहीं, ऑल ओवर कॉन्सेप्ट को लेके, कि चारों के बीच में मोस्ट ऑफ द सिमिलरिटीज क्या है। फिर थर्ड ऑप्शन देखिए, द एनायनिक स्पेशीज आर बोथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक and isostructural to XeF2 and XeF4. Exactly this is the answer. इसीलिए मैंने आपको अभी देखिए दोनों के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं। यहां आपने कहा कि हाँ, ये एनायनिक स्पेशीज कैसी हैं? एक तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और दूसरी आइसो स्ट्रक्चरल है। दीज आर व्हाट? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो का मतलब आपको पता ही है, सेम, एंड आइसो स्ट्रक्चरल। सो आप यहां पर ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा 3 वाला एकदम करेक्ट। बात आ गई समझ में थर्ड क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सी, LiF लिथियम फ्लोराइड इज लीस्ट सॉल्यूबल अमंग द फ्लोराइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। इन्होंने कहा है जो लिथियम फ्लोराइड होता है वो सबसे कम सॉल्यूबल होता है बाकी के सारे अल्कली मेटल्स के फ्लोराइड के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? अब हम सबसे पहले लिथियम फ्लोराइड को एक बार लिख लें, और अगर मैं इनको आयनिक फॉर्म में ब्रेक करती हूं तो आपने कहा लिथियम प्लस में ब्रेक होगा और फ्लोराइड माइनस में ब्रेक होगा। अब आपको यह भी पता है कि यहां पर जो F माइनस है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, लेकिन यहां आपको किससे रिलेट करना है? बाकी के एल्कली मेटल्स के फ्लोराइड्स के साथ, ग्रुप के बाकी के फ्लोराइड्स के साथ आपको रिलेट करना है एल्कली मेटल्स के। तो अब आप इसका होल पिक्चराइजेशन, सबसे पहले आप इसके साइज को रिलेट कीजिए। मैं यहां पर पूछती हूं क्या इन दोनों का साइज स्मॉलर होगा? लिथियम और फ्लोराइड के रिस्पेक्ट में मैं आपसे पूछ रही हूं कि यहां इनका साइज स्मॉलर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप कहेंगे कि लिथियम प्लस का साइज जो है वो कैसा है? स्मॉल है। अब आप देखिए क्वेश्चन में, स्मॉलर साइज लिथियम इम्पार्ट सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर इन LiF। ठीक, द हाइड्रेशन एनर्जीज ऑफ लिथियम एंड F माइनस आर क्वाइट हायर। नहीं, यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, सो ये ऑप्शन नहीं होगा। लैटिस एनर्जी ऑफ LiF इज क्वाइट हायर। लैटिस एनर्जी से रिलेट कर रहे हैं आप, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे जाइए, इज हायर, क्योंकि यहां पर आपने कहा, अभी मैंने आपसे कहा कि लिथियम और फ्लोरीन, फ्लोराइड आयन, दोनों को अगर मैं आयनिक स्पेशीज में बात कर रही हूं तो आपने कहा इनका साइज कैसा होता है? स्मॉलर, और इस स्मॉलर साइज की वजह से इनके अंदर जो लैटिस एनर्जी होती है वो क्वाइट हायर होती है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, ऑप्शन नंबर सी। लिथियम फ्लोराइड के क्रिस्टल में मैं यहां बात करूंगी तो LiF है स्ट्रॉन्ग पॉलीमेरिक नेटवर्क इन सॉलिड। नो,
सो आपको आंसर अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि हमने रिलेट किससे किया है, बाकी के एल्कली मेटल्स के फ्लोराइड्स के साथ। और आपने बार बार यही चीज कहा, क्योंकि इन दोनों का साइज कैसा होता है, स्मॉल, लेकिन इनका लैटिस में कैसा होता है, हायर इंपैक्ट होता है। सो आप कहेंगे कि इनकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। इस क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। अब आप पहले मुझे ये बताओ, क्या हमने 2 टाइप के बॉन्ड्स पढ़े थे, कौन कौन से, कोवलेंट और आयनिक, 2 ही बॉन्ड्स पढ़े थे। और मैं आपसे बार बार कह रही थी, एक में तो होगी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की और एक में होगा कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स का। सो होपफुली याद होगा कि जब मैं आपसे बात कर रही थी कोवलेंट के रिगार्डिंग, तो आप कह रहे थे मैम यहां पर क्या होगा, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, यही कहा था आपने। और आयनिक के रिस्पेक्ट में आपने कहा था देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक बात। चलिए अब यहां आपसे ऑप्शंस में पूछा गया है, अमंग दीज आपको ऑप्शन चूज करना है, लार्ज कैटायन एंड स्मॉल एनायन, लार्ज कैटायन एंड लार्ज एनायन। ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपको किसको देखना है, आयनिक में बात हो रही है। स्मॉल कैटायन एंड स्मॉल एनायन एंड स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन। सो आपको क्लियरली विजिबल है कि कैटायन का साइज लार्ज होगा और एनायन का साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा, तभी आयनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन इजीली हो पाएगा। बात ठीक है, बात समझ में आ रही है अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, नॉर्मल सॉल्ट्स नहीं पूछे गए हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के रिस्पेक्ट में पूछा है, मोस्ट लाइकली एग्जिस्ट एट नॉर्मल टेम्परेचर। इनमें से कौन से वो सॉल्ट्स हैं हाइड्रेटेड जो नॉर्मल टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर जाते हैं। तो क्या आप यहाँ पर 5 वैल्यू चेक करोगे, जिसकी जितनी ज़्यादा 5 वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन इजीली पिक कर सकते हैं। क्या कहा मैंने, जितनी ग्रेटर उसकी 5 वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। सो अमंग दीज आप इजीली पिक करिए। आपसे मैंने एक मॉलिक्यूल दिया है LiCl.2H2O, दूसरा है NaCl.2H2O। NaCl तो आपको पता है ये इजीली सॉल्युबल नहीं है, हाइड्रेटेड सॉल्ट के फॉर्म में नहीं है नॉर्मल टेम्परेचर पे। आप कहते हैं KCl तो हो ही नहीं सकता, पोटेशियम को एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। आपने कहा लिथियम क्लोराइड.2H2O जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, किसकी तरह, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स की तरह। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रोसीड करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये बताएंगे आप। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज। अब आपसे पूछा गया है इन सब के बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा। अब मैं एक चीज़ पूछती हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा है, प्लस उसके साथ में आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्शियल बॉन्ड्स भी बनते हैं और प्योर बॉन्ड्स भी बनते हैं। यहाँ हमें जो काउंट करना है, इफ़ दे आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, तो हमें वहाँ लेकर चलना है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर को। What I said, I repeat it again. Please listen it very carefully and keep it in mind. मैंने कहा जब पूछा जा रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, तो आपको दिमाग में रखना है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर को। तो अमंग दोज चूज करो कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा होता है। आपके सामने है ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और फिर से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ। तो मुझे ये बताओ ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर या फ्लोरीन? और मैं बार बार अब तक शायद बहुत बार आपसे बता चुकी हूँ कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो ऑप्शन क्या होगा, दिस। इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा दो, क्योंकि आपसे पूछा गया है स्ट्रॉन्गेस्ट के रेस्पेक्ट में आपको रिलेट करना है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑप्शन में आपने देखा कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन बनाएगा, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और कौन है, फ्लोरीन। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट, I4O9 इज N। ये एक कंपाउंड आपको दिया है I4O9। अब आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ये कंपाउंड इनमें से क्या है, क्या ये कोवलेंट कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है,
आयनिक कंपाउंड है या डबल सॉल्ट है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। मैं आपसे ये पूछती हूँ, ये जो I4O9 है ये एग्जिस्ट कैसे करता है? पहले तो मुझे ये बता दो थोड़ा सा। शायद मैं कहूँगी IO3 -3 और यहाँ कितना होगा? I4 है, 3 यहाँ बैलेंस हो गए, यहाँ 1 रहेगा, I-। तो आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये कैसी स्पेशीज में है? आयनिक, यानी कि आयनिक फॉर्म में। जब प्लस और माइनस के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो हमें क्लियरली विजिबल है कि ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है, जो कंपाउंड दिया गया है, ये आयनिक फॉर्म में मोस्टली एग्जिस्ट करता है। जब उसका एग्जिस्टेंस ही ये है तो उसकी स्टेबिलिटी भी वहीं ज़्यादा होगी ना। सिर्फ इतनी सी बात लिंक करनी है आपको। तो आप कहेंगे यहाँ पर आयनिक टाइप का कंपाउंड है, क्योंकि जब हम इस मॉलिक्यूल, इस कंपाउंड को डिसोसिएट करते हैं तो ये अपनी आयनिक फॉर्म में एग्जिस्टेंस ज़्यादा रखता है अलॉन्ग विद अनदर मॉलिक्यूल, सो द कंपाउंड फॉर्म्स ऑलवेज आयनिक कंपाउंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपसे फिर से एक कंपाउंड दिया गया है NSiH3 होल थ्राइस S, कि ये कंपाउंड के अंदर एक तो हाइब्रिडाइजेशन और शेप बतानी है। आपको दो चीज़ बतानी है यहाँ पर, एक हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा उसकी शेप। तो क्या इस मॉलिक्यूल को एक बार ड्रॉ कर लें? ये लो, ये रहा नाइट्रोजन और SiH3 कितने हैं? 3, SiH3 और अगेन SiH3। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या ये कुछ अमोनिया जैसा दिख रहा है? दिख रहा है अमोनिया जैसा ही आपको ऑलमोस्ट। लेकिन अब यहाँ पर बात क्या याद रखनी है कि यहाँ जो शेयरिंग होगी ना इलेक्ट्रॉन्स की, वो किसके बीच में होगी? यहाँ आपको क्लियरली विजिबल है कि यहाँ बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट कह रही हूँ मैं? बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ p और d ऑर्बिटल में मिक्सिंग होगी। p और d के इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और आपने कहा यहाँ बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा। और हाइब्रिडाइजेशन जैसा कि आपको क्लियरली विजिबल है, कैसी हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और स्ट्रक्चर अभी मैंने आपके सामने बनाई है। आपने कहा शेप कैसी है इसकी? प्लेनर शेप। सो इसकी एग्जिस्टेंस आपके सामने है कि बैक बॉन्डिंग की वजह से इट कन्वर्ट्स इनटू अ प्लेनर शेप जस्ट बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इन बिटवीन p to d ऑर्बिटल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कलर्ड? अब आपको वो कंपाउंड चूज करना है जो इनमें से कलर ट्रांजिशन देता है। अब कलर जब आपको बताना है तो होपफुली एक कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा जो कि कहलाता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। क्या कहा मैंने? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। और उस स्पेक्ट्रा के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ एक्साइट करता है, उस दौरान वो कुछ वेरिएशन देता है रेडिएशंस की, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम नेक्स्ट लेवल टू द नेक्स्ट हायर लेवल। तो आप कहते हैं उस दौरान जो ट्रांजिशंस होते हैं, सी लाइक दिस। मैंने कहा यहाँ मेरे पास कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और यहाँ मेरे पास जो ऑर्बिटल है ये वेकेंट है। तो मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस लेवल से नेक्स्ट लेवल में एक्साइट करेगा तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है और यहाँ आता है तो आपने कहा यहाँ पेयरिंग हो जाएगी। इस दौरान ट्रांजिशन के जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को आप कह रहे हैं कि ये ट्रांजिशंस हमें बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स कलर्ड होगा या नहीं होगा। इस होल ओवर कॉन्सेप्ट को कहा जाता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। बात समझ में आई? अब आपको इनमें से चूज करना है वो कौन सा कंपाउंड है। अब आपको पता है कि क्लोरीन अपने केस में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन एंड इट गिव्स व्हाट? इट गिव्स कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। देखो एक एक क्वेश्चन को मैं ब्रीफ कर रही हूँ ना आपके साथ में, तो उसके पीछे बेसिक रीज़न ही ये है कि हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी है अभी तक चैप्टर से रिलेटेड वो आप लिंक कर पाओ। और एल्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सेट आपके पास भी बहुत सारे हैं, मैं भी प्रोवाइड कराऊँ तो भी बहुत सारे हैं। द थिंग इज़ कि हम कितने क्वेश्चन यहाँ पर आप मेरे साथ सॉल्व कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
विच कंपाउंड इज हाईएस्ट कोवलेंट। अब बता दो फटाफट से, ये तो तुम बता दोगे। इसमें मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई भी टाइम लगेगा कि हाईएस्ट कोवलेंट कौन सा है भाई। इसमें तो इतनी टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 4 दे रखे हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। मैंने पूछा अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का रिस्पेक्ट ले लूँ, ये लो, तो कौन हो जाएगा? खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एज कंपेयर टू कोवलेंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली हैव। अब कोवलेंट कंपाउंड्स को इलेक्ट्रोवेलेंट के साथ अगर आप रिलेट करते हैं तो दोनों के बीच की सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। नो, क्योंकि आपको पता है कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर हमने पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं? हाई होते हैं। सो अब इसको रिलेट किससे करना है? इलेक्ट्रोवेलेंट से। तो आप कहेंगे हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट इन बोथ द केसेस। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज एग्जिबिटेड बाय। क्या कहा गया है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। इन्होंने आपसे इन जनरल स्ट्रक्चर पूछ लिए हैं कि आपको अगर इनके स्ट्रक्चर बनाना आते होंगे तो आप फटाफट से बता दोगे कि किसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। दूसरी चीज, जब आप स्ट्रक्चर बना पाओगे तभी आपको पता है कि यहाँ कोवलेंट बॉन्डिंग हुई है या आयनिक हुई है, डेटिव बॉन्ड बना है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। तो चलो 1 to 1 स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आप कहते हैं अगर HCl, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, NH3 अभी पढ़ा, NH3 तो याद होने लग गया होगा अब तुम्हें। ये लो, C2H2 डबली बॉन्डेड यानी कि 2 कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, और H2SO4 क्या है? H2SO4। तो अब आप देखो कैसे, ये S हो गया, अगर मैं चारों के स्ट्रक्चर्स रिलेट करूं तो यहाँ सिंपल बॉन्डिंग है, यहाँ भी सिंपल कोवलेंट बॉन्डिंग है, लेकिन यहाँ आपको दिख रहे हैं 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ये देखिए, ये जो 2 आपको विजिबल दिख रहे हैं, दोज आर योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आगे बात समझ में? किसके अंदर होगा? H2SO4। ठीक, चलिए बस स्ट्रक्चर बनाने हैं फटाफट से। क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में अगर ये सोचो कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है क्या नहीं होता, फटाफट से स्ट्रक्चर बनाओ ना। डेटिव बॉन्ड भी तुम्हें बनाना आता है, अब तो ब्रिज वाले भी बनाने लग गए हो तुम, ब्रिजिंग कंपाउंड्स भी अपन ने सीख लिए हैं, कहीं दिक्कत ही नहीं है आपको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट। देखो अब तक तुम्हारा बहुत हो गया कि तुम्हें सब आता है, अब इसने कॉन्सेप्ट कर दिया नया वाला शुरू। कौन सा? कि अब गलत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब सही आते हैं तो गलत इजीली पिक करो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, मॉल्टन NaOH, मॉल्टन KOH, सॉलिड NaCl और एक्वस NaCl। मुझे एक बात बताओ, क्या आयनिक कंपाउंड्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के या बैड कंडक्टर होते हैं? इतनी सी बात अगर आपने मुझे बता दी तो आंसर आपके सामने है, क्योंकि आंसर पूछा गया है डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। So I clearly told you कि आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पर आपका जो सॉलिड NaCl है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये कैसे कंपाउंड बनाता है? आयनिक। और आपको पता है NaCl को ब्रेक करते हो Na+ और Cl- का ही तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हो, जिसे आपने लैटिस फॉर्म में भी देखा है। सो आंसर क्या होगा? सॉलिड NaCl। ये बैड कंडक्टर होते हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ज्योमेट्री ऑफ IF7। इसकी ज्योमेट्री पूछी गई है आपसे, आपको बताना है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर तब बता पाओगे जब आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है। चलो बनाते हैं, मेरे साथ साथ आप भी बनाइए उस स्ट्रक्चर को। क्या कहा है? IF7। कर लिया ड्रॉ आप लोग ने भी? अभी यहां तक तो मुझे दिख रहा है कि 5 हुए हैं, अभी हमें 2 फ्लोरीन और जोड़ने हैं। ये लो, अब अगर मैं ये स्ट्रक्चर देखूं तो यहां बीच में पेंटागन दिख रहा है ना? 5 आर्म्स हैं,
पेंटागन का मतलब ही क्या है कि 5 आर्म्स होती हैं उसकी, काउंट कर लो 1 2 3 4 5, यहां तक हो गया पेंटागन। लेकिन हमें मॉलिक्यूल में कितने फ्लोरीन जोड़ने हैं? 7। दो फ्लोरीन जो है बचे हुए मैंने कैसे जोड़ दिए? पिरामिडल फॉर्म में, एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या मैं इस स्ट्रक्चर को कह सकती हूँ पेंटागोनल बायपिरामिडल? बिल्कुल कह सकते हो। क्या होगा स्ट्रक्चर का फॉर्मुलेशन? पेंटागोनल बायपिरामिडल। बायपिरामिडल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आप देखिए, आपने जो 2 फ्लोरीन जोड़े हैं लास्ट वाले, वो कैसे जोड़े हैं? पिरामिडल फॉर्म में, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कंडीशन में। अब यहां पर क्योंकि वो 2 हैं इसलिए आपने उसको कहा है बाय, पेंटागोनल बायपिरामिडल। बना ली ज्योमेट्री? कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड। तो बस स्ट्रक्चर बनाओ, फटाफट से आंसर निकल जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। करेक्ट पूछा है, गलत नहीं करना है। किसके रिगार्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग। अब सबसे पहले क्वेश्चन में ये पिक करो कि आपको एलिमेंट कौन से दिए हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखो, एक आपको दिया है फ्लोरीन, एक आपको दिया है ऑक्सीजन, एक दिया है नाइट्रोजन। क्या ये 3 ही है? हाँ जी। आप में से कौन मुझे ये कह रहा है कि मैम हाइड्रोजन भी तो है? तो हाइड्रोजन तो बेटा यहाँ ऑलरेडी बॉन्डिंग कर रहा है ना, तो हाइड्रोजन तो जब बॉन्डिंग करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही तो बताना है। अब आपको इन तीनों में रिलेट करना है FON। और अब याद आ जाना चाहिए, जब मैं FON कहती थी तो ये तुम्हारा ट्रिक था, शॉर्टेस्ट ट्रिक टू लर्न इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ये हमने एक ट्रिक बनाया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर को याद करने का। अब सबसे ज़्यादा किसका है? फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का और फिर नाइट्रोजन का। देख लो कौन सा है। ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, खत्म। कितना सिंपल था। ये ट्रिक तुम्हें यहाँ पर याद करनी थी, और वो ट्रिक भी तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, तुमने सिर्फ एलिमेंट उठाए जो तुम्हें एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ वेरियस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब बस आपसे यहां पूछ लिया है डिक्रीजिंग ऑर्डर। हाइब्रिड ऑर्बिटल सामने दिए गए हैं, साइज आप लोग भी जानते हैं किसका, ऑर्बिटल्स के साइज के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। अब आपसे सिर्फ क्या पूछ लिया गया है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको पता है कि अगर आप बात करते हैं sp, sp2, sp3, 3 तो ये हैं, फिर sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। मुझे एक बात बता दो, आंसर अपने आप सामने आ जाएगा। सिर्फ इतना सा पॉइंट मुझे आप लोग क्लियर कर दो कि अगर परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साइज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। What I said, I repeat it again. Please listen it carefully and keep it in your mind and notebook also. I said परसेंटेज कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है तो साइज पर क्या फर्क पड़ेगा। आप कहेंगे परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ रहा है तो साइज वहां पर क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? दिस, sp3, sp2, sp। बात समझ में आ गई? परसेंटेज कैरेक्टर का आपको यहां पर कॉज लगाना है। देखो कितने फटाफट से सॉल्व कर लिया ना तुमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉन्ड एंगल एंड हाइब्रिडाइजेशन इन ईथर। सबने सुना है ईथर। अब यहां आपसे पूछा है इसका बॉन्ड एंगल और हाइब्रिडाइजेशन, एंड होपफुली कि ये तुम मुझे करके दिखाओगे, क्योंकि लास्ट सेशन में मैंने हाइब्रिडाइजेशन पे ही प्रेशर लगा के तुमको सारा कॉन्सेप्ट समझाया है कि हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, देन आफ्टर कैलकुलेटिंग हाइब्रिडाइजेशन हाउ यू असाइन अ शेप। ईथर आपको दिया हुआ है CH3OCH3, ये तो लिख दिया मैंने ऑर्गेनिक फॉर्म में, लेकिन यहां आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सो आप मुझे फटाफट से बता दीजिए। ये लीजिए बॉन्ड एंगल में भी मैं हेल्प कर देती हूँ, 110 डिग्री। अब जब बॉन्ड एंगल पता चल गया तो ऑप्शन में ये भी दिख रहा है, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो आंसर इज क्लियरली विजिबल एंड यू हैव टू राइट डाउन व्हाट? You have to write down the whole electronic configuration, then after you can discuss the ground state configuration, then with the excited state configuration, फिर आप finalize करेंगे hybridization. So this is your homework part to learn as a practice session. Clear? चलिए next move करते हैं। Question number 19. Malic acid is stronger than fumaric acid.
कौन सा? मैलिक एसिड स्ट्रॉन्गर है फ्यूमेरिक एसिड से, क्यों? अब पहले तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि मैलिक एसिड को आप कैसे लिखते हैं, फ्यूमेरिक एसिड को कैसे लिखते हैं, उसके बाद ही आप बता पाएंगे कि स्ट्रॉन्गर कौन सा है। रटना नहीं है, बिल्कुल भी हमें रटना नहीं है कि मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में से रट लो भाई ये वाला स्ट्रॉन्गर होता है। क्यों रटना है? जब हमें स्ट्रक्चर बनाना आता है। चलो स्ट्रक्चर बनाएंगे हम पहले, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद भी नहीं आएगा तो रटने का सोचेंगे ना, पहले तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए, आपने कहा ये रहा मैलिक एसिड, हाँ डबल बॉन्ड है, मुझे भी पता है, ठीक है, सॉरी। ये कहलाता है मैलिक एसिड। आपने भी होपफुली यही स्ट्रक्चर बनाया मेरे साथ साथ। और कैसे फॉर्म में है? ये सिस आइसोमर है। और फ्यूमेरिक एसिड क्या होता है? ट्रांस आइसोमर ही तो होता है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस ही तो पता रखना है तुम लोगों को। बना दो ट्रांस आइसोमर, ये लो H एंड HOC। ये क्या होता है? फ्यूमेरिक एसिड। और इसी को आप कह रहे हैं ट्रांस आइसोमर। अगर ये दोनों आइसोमर बना लिए तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है या फिर इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है। और अगर स्ट्रक्चर बनाते ही आप बॉन्डिंग देख पा रहे हैं तो आंसर पढ़ते हैं। चलिए, फ्यूमेरिक एसिड शोज इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, फ्यूमेरिक एसिड शोज इंट्रामॉलिक्यूलर, मैलिक एसिड इज अ डायबेसिक। अब देखिए, हम यहाँ कॉन्सेप्ट ना इंटरमॉलिक्यूलर लेते ना इंट्रामॉलिक्यूलर लेते, हमें पढ़ना है होल ओवर। आपको पता है कि मैलिक एसिड के अंदर किलेशन पाया जाता है, और किलेशन का कॉन्सेप्ट याद आ जाना चाहिए, किलेट रिंग यानी कार्बन का एक लॉन्ग चेन ग्रुप। जब वो किलेशन शो करता है, आपको पता है वहाँ किस तरीके की बॉन्डिंग होती है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? जहाँ पर दोनों, एक तो किलेशन का कॉन्सेप्ट भी दिख रहा है, साथ में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और कहाँ होती है वो? मैलिक एसिड के अंदर, सिस आइसोमर जिसे आप कहते हैं, वो होगा आपका करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 20, डायपोल मोमेंट ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स डिक्रीज इन द ऑर्डर। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। सबसे पहले तो मुझे 15 ग्रुप के एलिमेंट्स बता दो। पढ़ चुके हैं ना हम सारा, तो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स बता दो फटाफट से। मुझे याद आ गया IPL, न्यूजीलैंड, पाक, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। आपने भी यही लिखा है साथ में, बहुत बढ़िया। जब आपने ये एलिमेंट्स लिख लिए तो कहीं दिक्कत है नहीं। मुझे ये बताओ, अगर डाउन द ग्रुप मूव कर रही हूं मैं, डाउन द ग्रुप मूव करूंगी तो डायपोल मोमेंट बढ़ेगा या घटेगा? डायपोल मोमेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इतनी सी बात अगर आपने बता दी तो ऑर्डर तो आपके सामने है। डायपोल मोमेंट जो है, अगर आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो डिक्रीज होगा, ठीक है। और जैसे जैसे ये डिक्रीज होगा तो आप कहेंगे कि हाइड्राइड्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा सोडियम हाइड्राइड, NH3 अमोनिया, देन PS3 ASH3, सेम ऑर्डर, कोई अबनॉर्मल बिहेवियर ये शो नहीं करेंगे। क्लियर है ये बात कि डाउन द ग्रुप आप मूव कर रहे हैं, डायपोल मोमेंट वहाँ पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। चलिए, यहाँ तक बात क्लियर है। अभी हमने आपसे एक छोटा सा सेट डिस्कस किया है प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, जस्ट हमने 19-20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट पार्ट भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा अलॉन्ग विद द प्रीवियस सेशन क्वेश्चंस ऑल्सो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगी कि फिर से, क्योंकि तुम अभी देखो कुछ हिंट्स नहीं पकड़ पा रहे हो, कुछ लिंकिंग्स नहीं कर पा रहे हो, सो बेटर गो एंड लर्न इन अ समराइज्ड वे। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सेशन नए क्वेश्चंस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।